गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक। और आज हम साइंस के पेपर को स्कैन करने जा रहे हैं। पूरा पेपर आज देखेंगे कि कैसा आने वाला है और चैप्टर वाइज उसका वेटेज जो है वो भी हम देखने जा रहे हैं और किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं ये भी हम देखेंगे। तो इससे आपको चैप्टर वाइज जो अगर आप 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 3 के क्वेश्चंस हैं, तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए और किस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। वो भी मैं आपको गाइड करूंगा आगे वीडियो में कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इससे आपका जो बर्डन है थोड़ा कम हो जाएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे चैप्टर वाइज वेटेज पहले मैंने दिया हुआ है। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये चैप्टर आपको पूछा जाएगा 5 मार्क में। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात करें तो ये चैप्टर भी आपको पूछा जाएगा 10 मार्क में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको ध्यान से आपको करना पड़ेगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करें तो वो 10 मार्क का आने वाला है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो है वो 6 मार्क का पूछा जाएगा। लाइफ प्रोसेसेस 14 मार्क का। तो ये चैप्टर सबसे हाईएस्ट वेटेज रखता है। तो इस चैप्टर को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देके करना है। आगे हम देखें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 6 मार्क का आने वाला है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और फर्दर अगर बात की जाए तो चैप्टर नंबर 8 3 मार्क का आने वाला है। चैप्टर 9 की बात करें तो 8 मार्क देकर जाएगा आपको। चैप्टर 10 9 मार्क्स का। चैप्टर 11 जो है फिर से 10 मार्क्स का है और 11 चैप्टर के बाद 12 चैप्टर 8 मार्क का आएगा और 13 चैप्टर जो है 10 मार्क का आने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर आपका टोटल वेटेज जो रहने वाला है वो रहने वाला है 109 मार्क्स का। तो 109 नंबर आपको टोटल पूछे जाएंगे यहाँ पर ओवरऑल, जिसमें से आपको सिर्फ 80 मार्क्स का ही पेपर करना है। यानी कि आप कहेंगे 109 नंबर का पेपर आने वाला है। जी, 109 मार्क्स का आपको ऑप्शन के साथ पूछा जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ सॉल्व करने हैं कितने 80 मार्क के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपके पास 29 मार्क्स एक्स्ट्रा है जिनको आप चैप्टर वाइज वेटेज के हिसाब से स्किप कर सकते हैं। यानी कि इतने चैप्टर्स आप छोड़ के भी अगर करते हैं तो भी आपके लिए 80 मार्क्स स्कोर कर पाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब 29 मार्क्स के लिए आप देखेंगे यहाँ पर तो कितने ही चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे और डिटेल में इसके बारे में। तो हम ये बात नहीं यहां देखने वाले कि कितने चैप्टर हमको करने चाहिए। हम बात करेंगे एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से कि अगर आप पास होना चाहते हैं एग्जाम में, सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स भी चाहिए और उसमें साइंस में काफी बच्चों को हार्ड भी पड़ता है, तो ऐसे में सिर्फ पासिंग की बात की जाए तो हम कितने चैप्टर करें ताकि हम क्लियर आउट कर लें, हमारे बोर्ड एग्जाम को क्रैक कर लें। तो मैंने यहाँ 2 चैप्टर्स को सर्कल कर दिया, आप देख सकते हैं। ये दोनों आपको दे के जाएंगे 10 मार्क्स। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5 की, वो आपको दे के जाएगा 14 मार्क्स। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13। तो ये 5 चैप्टर। तो बच्चों 5 चैप्टर अगर आप ये कर लेते हैं, 5 चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं लगभग 54 मार्क्स। तो देखिए वेटेज कितना इजी है इस बार। ठीक है, 5 चैप्टर आपको करके मिलने वाले हैं 54 मार्क्स। तो यानी कि आप 54 मार्क यहीं स्कोर कर लेते हैं। इसके बाद आपके पास बचे सिर्फ गिने चुने मार्क्स, जिनको आप कोई 2-3 चैप्टर और चूज करके आप ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर एक चैप्टर और ऐड करना है जो कि हाईएस्ट वेटेज वाला है, तो आप चैप्टर नंबर 7 को ले सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 जो है वो भी आपको 10 मार्क्स का आएगा। यानी कि ओवरऑल आप देखो तो 6 चैप्टर मिला के आपके 64 मार्क्स हो रहे हैं। तो 6 चैप्टर्स इज इक्वल टू 64 मार्क्स। तो 6 चैप्टर आपको 64 मार्क्स देकर जाएंगे। अभी बाकी के 16 मार्क्स आपको कहां पर लेने हैं आप यहां से देख सकते हैं। अगर आपको सजेस्ट किया जाए तो ये 2 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, तो ये दोनों चैप्टर आपको लगभग 17 मार्क देके जाएंगे। तो 17 मार्क ये दोनों चैप्टर देने वाले हैं आपको, यानी कि आपका स्कोर हो जाएगा 81। तो यानी कि आपको टोटल 8 चैप्टर मिला के 80 मार्क्स दे जाएंगे। तो टोटल चैप्टर हमारे 13, जिसमें से आपको 8 करने, यानी कि समझिए कि 40% सिलेबस तो कम हो गया। तो 60% सिलेबस ही आपको पढ़ना है। इट्स अबाउट स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। तो आप यहां पर सिर्फ 8 चैप्टर करके भी 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब वीक बच्चों की बात करें तो हम क्या करें। तो हम यहाँ पर इनमें से जो चैप्टर बच्चों आपको अच्छे से आपकी पकड़ है, जैसे कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स नॉन मेटल्स, दोनों ही इजी चैप्टर हैं। तो अगर दोनों चैप्टर आप करते हैं तो 20 मार्क आ जाते हैं आपके।
और तीसरा चैप्टर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं या फिर आर एनवायरमेंट। चलिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो आर एनवायरमेंट आप 10 मार्क में ले सकते हैं, तो 30 मार्क आपके यही हो गए, तो पास होने का झंझट तो खत्म हो, वो डर तो हमें नहीं रहेगा कि हम फेल हो जाएंगे। अब अगर हमको और बेटर वे में हम स्कोर करना चाहते हैं तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है 14 मार्क्स का भाई, आप इसको थरोली ध्यान से जितना हो सकता है पढ़ लीजिए। मैं आपको आगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा 4 मार्क्स वाले कौन कौन से आने वाले हैं, तो इतने क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको काफी अच्छा स्कोर मिल सकता है। तो ये थी बात हमारे चैप्टर वाइज वेटेज की। अब यहाँ पर जो दिया गया है ये जनरल ऑप्शंस के बिना दिया गया, यानी कि इतने मार्क्स के क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं इस चैप्टर में से, लेकिन ऑप्शन के साथ जैसे 6 मार्क दिए गए यहाँ पर चैप्टर 7 के अंदर, लेकिन टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको मिलने वाले 10, यानी कि 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पहले जो होता था ऑप्शन जो था वो जनरल नहीं होता था, पहले आपको एक के बदले में दूसरा करना होता था और दिया जाता था, लेकिन इस बार जनरल ऑप्शन है, इस कारण से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप 10 मार्क्स का अगर ये चैप्टर आ रहा है तो इसको आपको 10 के 10 हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 10 में से 10 भी आप यहाँ स्कोर कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ रखा है तो। अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की, जिसके अंदर हम देखेंगे कि चैप्टर में से कितने मार्क के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से चैप्टर में से कितने मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की, तो आपको 24 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। तो 24 मार्क के जो ऑब्जेक्टिव है बच्चों, ये पूरी बुक में से आने वाले हैं, इसके लिए कोई वेटेज का वो नहीं है कि आपको क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको इसके लिए आपको पूरी बुक ही रीड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको ऑल चैप्टर्स आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स में आप कर सकते हैं। लेकिन आगे थोड़ी सी अपने को राहत मिलने वाली है चैप्टर नंबर 2, सॉरी बात करें अगर हम 2 मार्क्स क्वेश्चंस की, तो 2 मार्क के आपको 9 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपको दिए जाएंगे 13 क्वेश्चन, तो आपको 13 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे। उसमें से 13 मतलब आपको मिलने वाले हैं, उसमें आपको सिर्फ 9 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 4 क्वेश्चन वहां भी आप छोड़ सकते हैं। 18 मार्क आपको स्कोर करने हैं यहाँ पर। अब वेटेज की बात करें तो यहाँ भी चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं, चैप्टर लगभग सारे ही दिए हैं 1 से लेके 3 तक, 4 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो सारे चैप्टर्स। तो 2 मार्क्स के लिए भी हम लोग कोई बात नहीं कर सकते हैं कि कौन सा, क्योंकि 13 क्वेश्चन है, तो 13 चैप्टर में समझिए कि एक एक क्वेश्चन भी आएगा तो 13 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन बड़े क्वेश्चंस में हमें थोड़ी सी बेहतर ऑप्शन दिए गए हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन जो रहेंगे वो हमें करने होंगे 6 क्वेश्चन, तो 3 नंबर के हमें 6 क्वेश्चन करने हैं, तो 6 दिए 18 मार्क हमें यहाँ मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे 9, तो 9 प्रश्न दिए जाएंगे। अब ये कहाँ से आने वाले हैं, इसके लिए चैप्टर पता है हमको 1 एंड 3, तो यहाँ पर चैप्टर हमको करने हैं 3 मार्क्स के लिए 1, 3, यानी कि यहाँ पर 2 चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर वो छोड़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 एंड 7, ठीक है, तो 1, 3, 6, 7, यानी कि आप 2 छोड़ सकते हैं, 5 छोड़ सकते हैं, उसके बाद 8 छोड़ सकते हैं, 10 छोड़ सकते हैं, 12 छोड़ सकते हैं, 13 छोड़ सकते हैं, और ये 6 चैप्टर सॉरी यहाँ दिए गए हैं, इनमें से आपको पूछे जाएंगे 2 मार्क के 3 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के नहीं 3 मार्क के क्वेश्चन। तो चैप्टर्स का यहाँ पर मैं डिटेल दोबारा लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देने वाले हैं। 1, 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11, तो यानी कि इससे अलावा जो चैप्टर्स हैं वो आपको नहीं करने, तो 3 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ ये 6 चैप्टर ही रीड आउट करने हैं। अब बात करें अगर चैप्टर क्वेश्चंस 4 मार्क्स के, तो 4 मार्क के आपको पूछे जाएंगे यहाँ पर 5 क्वेश्चन, तो 4 5 आपको दे के मार्क्स जाएंगे यहाँ पर 20, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 5 करने हैं जो आपको 20 मार्क्स देने वाले हैं। और इसके अंदर आपको ऑप्शन के साथ यानी कि 8 क्वेश्चंस टोटल दिए जाएंगे, तो 8 में से आपको सॉल्व करने हैं सिर्फ 5 ही, यानी कि 3 क्वेश्चन यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ भी चैप्टर वाइज बताया गया है कि आपको कौन से चैप्टर करने हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 10, चैप्टर 12 और चैप्टर 13, तो ये 6 चैप्टर ही सॉल्व करने हैं आपको 4 मार्क्स के लिए। अब आगे वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 4 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चंस आप पढ़ें अपनी बुक में से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहला आप देख सकते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर नंबर 2, तो चैप्टर 2 जो है उसमें से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो आने वाले हैं, पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नेम द केमिकल कंपाउंड कॉमनली यूज्ड बाय योर मदर इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोरास और केक, स्टेट इट्स केमिकल फॉर्मूला एंड राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन। अब किचन में जो मम्मी यूज करती है कुछ कंपाउंड पकोड़े बनाने के लिए, क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए, वो क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है,
केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है और उसका प्रोडक्शन का मेथड भी हमें लिखना है। अब केमिकल कंपाउंड जो यहाँ पर यूज किया जाता है पकौड़ा बनाने के लिए वो है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर हमारा मेन आंसर रहेगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है और इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। देन इसके प्रिपरेशन की बात करें, देखिए टुकड़ों में आंसर देना है। प्रिपरेशन की बात करें तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अमोनिया गैसेस आर पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बेकिंग सोडा इज फॉर्म्ड। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैसेस को पास किया जाए, इन दोनों गैसेस को पास किया जाता है सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के ऊपर से, उस समय बेकिंग सोडा बनता है। इसका यहाँ पर देखिए इक्वेशन भी दिया गया है, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया will give ammonium chloride and sodium hydrogen carbonate, that is baking soda। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा आपका ये रहा, दिस इज योर बेकिंग सोडा, ये उसका फॉर्मूला है। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसी क्वेश्चन को और डिटेल में देखेंगे थोड़ा। Moreover, by passing carbon dioxide gas through an aqueous solution of sodium carbonate, baking soda can be obtained। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्वस सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का जो है उसमें से जब पास करोगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम है, NaHCO3 NaHCO3। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं और डिटेल में देखें सेकंड क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन हमको इतना ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बच्चों हमारा है, डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद डायग्राम। अब डायग्राम के साथ हमको बताना है जिंक ग्रेन्यूल्स का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। ऑल्सो राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ जिंक विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका एक रिएक्शन भी हमको लिखना है जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो पहले हमको एक लिखना है, ये देखिए 20 जुलाई को जो पेपर था मार्च 2020 में जो परीक्षा हुई उसमें भी पूछा गया था, जुलाई 2022 में भी इसको पूछा गया था और पिछला क्वेश्चन जो था वो मार्च 20 में पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये हमारा एम है। अपार्टस इसमें क्या चाहिए हमको, टेस्ट ट्यूब चाहिए, डिलीवरी ट्यूब, वेसल फिल्ड विद सोप सॉल्यूशन, कैंडल कॉक with one whole stand, and materials क्या क्या चाहिए, जिंक ग्रेन्यूल्स, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका जो डायग्राम है वो आपको खुद बनाना है। आप यहां से देख सकते हैं कैसा डायग्राम बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन जो है उसको आप लिख सकते हैं, जैसे टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स टू इट, वो उसमें ऐड करने हैं हमको। देन अरेंज द पार्ट्स शोन इन द फिगर, फिर उसको आपको अरेंज करना है जैसे बताया गया है उस प्रकार से। ऑब्जर्व अराउंड द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स pass the gas being evolved through the soap solution via bubbles formed in the soap solution. Take a burning candle near the bubbles filled with gas. Observe what happens. In above reaction, metal displaces hydrogen gas from acid. The compound so formed by metal with acid is called salt. तो जब आप वहां पर जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाएंगे तो क्या होता है वो देखना है आपको। इस रिएक्शन के अंदर मेटल जो है, मेटल डिस्प्लेस कर देती है हाइड्रोजन गैस को एसिड में से, ठीक है। The compound so formed by metal with acid is called salt। मेटल और एसिड का जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको सॉल्ट कहा जाता है। यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं आप इसका, मेटल प्लस एसिड रिएक्शन भी लिखा है, विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब मेटल कौन सा लिया हमने, जिंक लिया, एसिड है सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और बनेगा हमारा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर हमको मिलने वाली है। रिएक्शन ऑफ जिंक विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इसी का दूसरा पार्ट है कि रिएक्शन बतानी है जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब जिंक रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हाइड्रोजन गैस मिलती है हमको और साथ में मिलता है सोडियम जिंकेट। ये आपको ध्यान रखना है, सोडियम जिंकेट मिलता है और हाइड्रोजन गैस भी मिलती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रहेगा बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन, describe an experiment with the diagram showing the reaction of sodium carbonate with dilute sulfuric hydrochloric acid। सॉरी, फिर से सिमिलर वे में लिखना है हमको। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। एम देखना है आपको फिर से, टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अपार्टस चाहिए यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब्स, large and small cork with 2 holes,
थिसल फनल, डिलीवरी ट्यूब एंड स्टैंड। और मटेरियल चाहिए हमको सोडियम कार्बोनेट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिकेंटेड लाइम वाटर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देन डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये डायग्राम आपको बनाना है इस प्रकार से। अब आगे हम इसकी और फाइनल पार्ट देख लेते हैं। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का डिस्क्रिप्शन आप देखिए। तो डिस्क्रिप्शन में हमको क्या करना है, टेक अ लार्ज टेस्ट ट्यूब, टेक अबाउट 1 gram of sodium carbonate in it and arrange the apparatus as shown in the figure. Now add 5 ml of dilute hydrochloric acid through the Thistle funnel. Hold the test tube filled with decanted lime water at the other end of the delivery tube. Note your observation. फिर आपको अपनी observation note करनी है। observation में आपको क्या मिल रहा है, carbon dioxide gas is evolved when sodium carbonate and dilute hydrochloric acid reacts. When carbon dioxide gas is passed into the solution of decanted lime water through the delivery tube, it turns milky. So it is confirmed that gas evolved is carbon dioxide. तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हमारा होता है, इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो गैस यहाँ पर बन रही है वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब इसकी इक्वेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। इक्वेशन बता रही है हमें Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, HCl हमारा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जब दोनों का रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड डिकेंटेड लाइम वाटर। अब लाइम वाटर, जो डिकेंटेड लाइम वाटर है, उसके और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में क्या रिएक्शन होता है वो भी हमें देखना है। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है यहाँ पर, और साथ में वाटर भी हमें मिलता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी काफी। फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे इसका भी। कंपाउंड्स सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स। अब जो अल्कोहल्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, उसके अंदर भी हाइड्रोजन होती है, लेकिन उसको एसिड नहीं कहा जाता है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं एक्टिविटी बतानी है। ये भी 2022 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। एम लिखना है आपको, फिर अपार्टस जो जो चाहिए आप यहाँ लिख सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं यहाँ से। इसका डायग्राम बच्चों इस प्रकार से बनेगा भाई। इसके डायग्राम को आपको ऐसे बनाना है। आप डायग्राम वगैरह का सबका एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये डायग्राम आपको बन जाएगा, और डायग्राम के बाद आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट देना है, ठीक है। क्या करना है आपको, टेक अल्कोहल इन अ क्लीन बीकर, पुट अ रबर कॉक इन द सेंटर ऑफ द बीकर एंड इंसर्ट 2 बिग नेल्स इन इट। 2 नेल्स डाल देने उसके अंदर। अरेंज देम सो दैट 2 एंड्स रिमेन आउट ऑफ द सरफेस ऑफ अल्कोहल। उनको ऐसे अरेंज करना है कि उसके 2 हिस्से जो अपर पार्ट है वो बाहर रहें अल्कोहल से। Now connect 6 volt electric cell, that is battery, bulb and switch with the nail and arrange the circuit as shown in the figure. Now turn the switch on. अब आपने जैसे पीछे देखा था इस तरीके से आपको अरेंज कर देना है और फिर स्विच को ऑन कर देना है। Observe whether the bulb glows or not. Note the observation. Now take glucose solution instead of alcohol in the beaker and perform the above activity. अब आपने पहली जो एक्टिविटी की वैसे ही सेम आपको अब ग्लूकोज लेना है अल्कोहल की जगह पे। ग्लूकोज लेके फिर आपको सेम ऑब्जर्वेशन चेक करनी है। नाउ टेक डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज एंड परफॉर्म द, फिर हमको तीसरी बार लेना है HCl सॉल्यूशन। बल्ब ऑब्जर्वेशन क्या आती है देखिए। ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे बल्ब डज नॉट ग्लो फॉर बोथ अल्कोहल एंड ग्लूकोज। अब जब ग्लूकोज और अल्कोहल की बात करें तो वहां पर बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा है, बट बल्ब ग्लोज इन द एक्टिविटी विद डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। लेकिन जब डाइल्यूट HCl में डाला गया उस केस के अंदर वो ग्लो कर रहा है, यानी कि बल्ब जल रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकलती है, कंक्लूजन यहाँ पर ये निकलती है कि अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट डू नॉट शो कैरेक्टर्स ऑफ एन एसिड। वो दोनों के अंदर हाइड्रोजन है तो सही, लेकिन हाइड्रोजन होने के बावजूद ये दोनों किसी भी तरीके से एसिडिक कैरेक्टर्स शो नहीं करते। सो दे आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, इसीलिए उनको एसिड की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा। चिराग अरेंजेस द apparatus in laboratory as shown in the diagram to check the property of metal carbonate gas produced in this experiment in test tube B makes lime water milky while passing through it। ठीक है, अब इसको हमें
सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये अपने टेस्ट ट्यूब जो है क्वेश्चन पूछा क्या गया यहाँ पर इन्होंने तो यहाँ पर चिराग ने एक apparatus अरेंज किए हैं जैसे बताए गए हैं। तो यहाँ पर हमें आगे आंसर देना है इसी के कुछ क्वेश्चंस का। यहाँ देखिए आप, तो ये जो है इस तरीके से अरेंज किया गया भाई, ठीक है। ये सारे इसमें है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब के अंदर, यहाँ पर डाइल्यूट HCl है इसके अंदर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। तो ये पूरा इन्होंने अरेंजमेंट किया है। अब इसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, इन क्वेश्चंस का हमको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द केमिकल नेम ऑफ द रिएक्टेंट दैट चिराग टुक। अब चिराग ने जो रिएक्टेंट लिया है हमें उसका केमिकल नेम बताना है। तो उसका आंसर है, चिराग ने लिया है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, ये लिया है चिराग ने। दूसरा पूछा गया क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट। अब इसका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमको बताना है। तो केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl will give sodium chloride, water and carbon dioxide। ये पीछे हमने जस्ट किया है, यही इक्वेशन है, सेम रिएक्शन हो रहा है, बस क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो गया थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन है फिर थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, राइट द केमिकल नेम ऑफ प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस्ड व्हाइल पासिंग ऑफ गैस इवॉल्व्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट थ्रू लाइम वाटर। अब यहाँ पर केमिकल नेम बताना है हमको, प्रेसिपिटेट जो प्रोड्यूस होगा जब गैस पास होगी लाइम वाटर से, तो प्रेसिपिटेट क्या बनेगा वो हमको बताना है। द केमिकल नेम ऑफ द प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस्ड व्हाइल पासिंग ऑफ गैस इवॉल्व्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके अंदर क्या बनेगा भाई, प्रेसिपिटेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, ड्यू टू विच द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की इन कलर। तो इसी की वजह से जो सॉल्यूशन है मिल्की हो जाता है। तो ये बच्चों थे 5 क्वेश्चन अब तक के। अब हम आगे देखते हैं 6th क्वेश्चन, जो कि आपको पक्का ही करना है। ये 5 भी करने हैं, लेकिन ये 6th क्वेश्चन भी 4 मार्क देके जाएंगे भाई आपको, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है, लर्न करना है। 6th क्वेश्चन आप देखिए, हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म्ड। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, फिर इसका एक इक्वेशन देना है हमको, रिएक्शन शो करना है हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच में, और इसके यूजेस भी बताने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ऑलरेडी हम पहले भी जब भी चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं उस समय तुरंत ही दे देते हैं कि ये क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, क्योंकि पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रिपरेशन, व्हेन जिप्सम इज हीटेड, जब जिप्सम को हीट किया जाता है 373 केल्विन के ऊपर, तो 373 केल्विन के ऊपर जब उसको हीट किया जाता है, देन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और बना देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी रिएक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिएक्शन दी गई, जिप्सम का फॉर्मूला है 373 केल्विन टेम्परेचर है, और उस समय हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल लूज करके बना देता है CSO4 into H2O। लेकिन इसको फर्दर हमें करना पड़ता है, सॉरी दोनों रिएक्शन एक ही है, आप दोनों में से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये रिएक्शन के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस को, आपकी बुक के अंदर भी बहुत अच्छे से दे रखा है, आप वहां से भी इसको कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें आगे, इट इज अ हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट in which one water molecule is attached with 2 calcium and 2 sodium sulfur ions, सल्फर डाइऑक्साइड आयंस। तो यहां इस तरफ है ये क्वेश्चन हमारा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, द इक्वेशन टू शो द रिएक्शन। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर की रिएक्शन हमको बतानी है। ठीक है, कुछ चीजें आप इसमें छोटी मोटी स्किप कर सकते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूरा है CSO4 हाफ H2O, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल नहीं है, वाटर का हाफ है। देन 1.5 H2O लेंगे इसके साथ, तो बन जाएगा हमारा जिप्सम। यानी कि जिप्सम से हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया था, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिर से जिप्सम बन जाएगा जब उसको पानी के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा। अब इसके यूजेस देखें थोड़े से। इन कंस्ट्रक्शन एंड इन प्लास्टरिंग द वॉल्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है दीवारों को प्लास्टर करने के लिए। फिर ऑर्थोपेडिक के अंदर फ्रैक्चर्ड बोन्स, आपने देखा होगा बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो प्लास्टर किया जाता है, ऊपर हार्ड हो जाता है वो, वहां भी पीओपी का यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इन मेकिंग कास्ट इन डेंटिस्ट्री, तो डेंटिस्ट जो है वो उसका सांचा बनाने के लिए, दांतों का सांचा बनाए थे जिसमें डाल के दांत बनाए थे, वो बनाने में यूज होता है इसका। आइडल्स, मूर्तियां भी बनती हैं, आप गणेश जी की मूर्तियां लेते हैं गणेश चतुर्थी वगैरह पे, तो वो सब मूर्तियां किससे बनी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी होती हैं। फिर चॉक्स,
जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से लिखा जाता है वो भी इससे बनते हैं। फिर लेबोरेटरी में इसका यूज किया जाता है एयर टाइट कंटेनर्स को रखने के लिए, कंटेनर जो उसके ऊपर लगा दिया जाता है ताकि उसके अंदर हवा ना एंटर कर सके। तो इसके यूजेस हो गए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब 7th क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए 2020 में पूछा गया था ये वाला, 2022 में भी आया था, 23 में भी आया था, 24 में भी आया था। भाई 4 साल ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखिए 2021 को छोड़ के बाकी देखिए 22, 23, 24 कंटिन्यूसली आया है। तो इसको आपको बड़े ध्यान से करना है। Write the preparation of bleaching powder with chemical equations. Also write its uses. Bleaching powder का preparation लिखना है chemical equation के साथ, और साथ में उसके उपयोग uses भी हमको लिखने हैं। Preparation of bleaching powder. Bleaching powder produce किया जाता है with the action of chlorine on dry slaked lime. ठीक है, ड्राई स्लेक्ड लाइम के ऊपर क्लोरीन गैस का जब एक्शन होता है तब ये बनता है। देखिए इक्वेशन देख सकते हैं आप, क्लोरीन प्लस स्लेक्ड लाइम विल गिव ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। तो यहाँ पर आपको ब्लीचिंग पाउडर भी मिलेगा और साथ में वाटर भी मिलेगा। यूजेस की बात करें, सॉरी द केमिकल फॉर्मूला इसका जो है CaOCl2, इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नेम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये आपको ध्यान रखना है। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस की बात करें तो पहला इसका ब्लीचिंग कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड मेकिंग इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। जर्म फ्री बनाने के लिए भी वाटर को इसका यूज किया जाता है। फिर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर, ये काफी छोटा ही आंसर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, काफी 4 साल से लगभग आ रहा है, ये 3 साल कंटिन्यू आया है और इस साल भी ध्यान से इसको कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, राइट 4 यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के हमें 4 यूजेस भी लिखने हैं और इसकी प्रिपरेशन भी लिखनी है। ये आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है, आप वहां से इसको नोट डाउन करके याद कर सकते हैं, देख सकते हैं वहां से इसको। ठीक है, इसके यूजेस हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं अगर आप कहें तो। यूजेस हम देख सकते हैं ऊपर, इसका यूज होता है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज होता है। ब्रेड, केक, पकोड़ा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए, मम्मी ढोकला बनाती है ना घर पे कभी, तो वो स्पॉन्जी रखने के लिए उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। एज एन एंटासिड, एंटासिड के तौर पे भी, जो गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, एसिड का लेवल बढ़ जाता है पेट के अंदर, तो एंटासिड के तौर पे इसका यूज किया जाता है। तौर से इसका यूज किया जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका उपयोग होता है एंड एज अ रीएजेंट इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर एक रीएजेंट की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है। अब एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टीथ डिके। अब ये क्वेश्चन जो है ये मार्च 2024 में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंस बताने हमें पहले पीएच का सॉइल में, और दूसरा फिर बताना है दांतों के खराब होने में उसका क्या रोल रहता है, दांत कैसे खराब हो जाते हैं हमारे। पहले सॉइल की बात करें, प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को हेल्दी ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए होती है। द सॉइल हुज पीएच रेंज इज 6.5 टू 7.3। पीएच रेंज देख लीजिएगा, 6.5 से 7.3 हो। द ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ श्रब्स इज गुड। तो ऐसी जगह पर श्रब्स की और ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से होती है। अगर सॉइल का पीएच 6.5 से कम हो तब उसको हम एसिडिक सॉइल बोल सकते हैं, और अगर उसका पीएच 7.3 जो यहाँ दिया फिगर, इससे ज्यादा हो तो उसको बेसिक कहा जाता है। तो आपको रेंज क्या देखनी है, 6.5 और 7.3। उससे नीचे हो तो एसिडिक, इससे ऊपर हो तो बेसिक। द फार्मर्स एड लाइम, फार्मर्स जो है उसमें लाइम ऐड करते हैं टू द एसिडिक सॉइल टू न्यूट्रलाइज इट। अब सॉइल को न्यूट्रलाइज, अगर सॉइल एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फार्मर्स उसके अंदर ऐड करते हैं लाइम। वाइल टू न्यूट्रलाइज बेसिक सॉइल, अगर उसको बेसिक सॉइल है और उसको न्यूट्रलाइज करना है तो जिप्सम ऐड किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है लाइम, और बेसिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है।
When the pH of the inner side of the mouth, ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम माउथ यानी कि दांतों के सड़ने का कारण बताते हैं कि दांत आपके क्यों सड़ जाते हैं। When the pH of the inner side of the mouth यानी हमारे मुंह के अंदर का pH 5.5 से कम होता है, 5.5 pH से अगर कम हो जाता है तो हमारे दांत सड़ने लगते हैं। The outer layer of teeth is made up of hard substance enamel like कैल्शियम फॉस्फेट। हमारे जो दांत की जो बाहरी लेयर होती है ना ऊपर की, वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट गेट्स कोरोडेड व्हेन पीएच ऑफ इनर साइड ऑफ द माउथ बिकम्स लेस देन 5.5। तो पानी वानी से किसी और चीज से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब दांत का पीएच कम हो जाता है 5.5 से, तब ये सड़ने लगते हैं हमारे दांत। Acid is produced by decomposition of particles of food and saccharides, that is sugar। हम जब खाना खाते हैं तो हमारे खाने के बाद हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं खाने के कण, और साथ में जो भी हम फूड के अंदर शुगर अवेलेबल होती है, तो वो सब चीजें मुंह में जब फंसी रह जाती हैं दांतों में, तो बैक्टीरिया जो हमारे मुंह के अंदर होता है, ठीक है, वो उस खाने को खाने की कोशिश करता है और फिर हमारे दांत सड़ने लगते हैं कि उसकी वजह से हमारे दांतों के अंदर बैक्टीरिया जनरेट होते हैं। इसीलिए खाना खाने के बाद हमें अपने दांत साफ करने की आदत बना लेनी चाहिए। अगर हम अपने दांत साफ कर देते हैं खाना खाने के बाद, तो हमारे दांतों के सड़ने की संभावना काफी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन द रेमेडी ऑफ बाइट ऑफ हनी। अगर आपको हनी भी काट जाती है तो वहां पे ये कैसे आपके लिए उपयोगी है। दूसरा क्वेश्चन इसी का, व्हाट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है और दो एग्जांपल देने हैं। दोनों क्वेश्चन जो हैं 2021 और 24 में पूछे जा चुके हैं। तो पहले हम बात करेंगे बी स्टिंग की। बी स्टिंग यानी कि मधुमक्खी जब काट लेती है, जब हमें मधुमक्खी काट लेती है तो बी मधुमक्खी जो है उसके स्टिंग से फॉर्मिक एसिड निकलता है। कौन सा एसिड निकलता है? फॉर्मिक एसिड। ड्यू टू विच वी एक्सपीरियंस पेन। उसकी वजह से हमें वहां पे इरिटेशन, खुजली होने लगती है, थोड़ा पेन भी होता है। इससे निजात पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बेसिक सब्सटेंस, देखिए फॉर्मिक एसिड, अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का उपयोग किया जाएगा, तो वैसे हमें बेसिक सब्सटेंस जैसे कि बेकिंग सोडा का एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि बेकिंग सोडा को पानी में मिला के आप उसको थोड़ा गीला करके लगा सकते हैं जहां पे उसने काटा है। इससे एसिडिक पॉइजन यानी कि जो उसके अंदर एसिड है, फॉर्मिक एसिड, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपका दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। मोreover, stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid which causes the effect of burning pain। वहीं अगर आप बात करें नेटल लीव्स की बात करें, तो वहां से आपकी बॉडी के अंदर मेथनोइक एसिड जाता है जो एक बर्निंग सेंसेशन, जलन पैदा करता है आपकी बॉडी के अंदर। दूसरे क्वेश्चन का जवाब देंगे अब अभी। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है जिससे सॉल्ट और वाटर बनता है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। दो एग्जांपल दे देते हैं इसके हम। अब देखिए बेस और एसिड मिलाया गया तो बना सॉल्ट एंड वाटर। वैसे ही ये भी बेस है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 को जब हमने करवाया, रिएक्ट किया, मिलाया, तो हमें मिला सॉल्ट और फिर से वाटर। तो शॉर्ट में बोला जाए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलोज। ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, एसिड बेस विल गिव वाटर एंड सॉल्ट, ये भी आप दिखा सकते हैं, ये भी चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड विद केमिकल इक्वेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है हमें एसिड की केमिकल इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो पहला, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। अब एसिड का रिएक्शन जो है मेटल के साथ क्या होता है? जब, अब आपको ये पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली देखना है कि जब मेटल जो है रिएक्शन होता है उसका किसी भी एक एसिड के साथ, तो हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस मिलती है और उसका मेटल का सॉल्ट मिल जाता है हमको। तो ये देखिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यानी कि यहां बन गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी हमें मिल रही है। ये रिएक्शन कैसा हुआ हमारा? मेटल का एसिड के साथ। सेम अगर बात करें हम एसिड विद बेस, एसिड का बेस क्या कैसा होगा? ठीक है, जो हमने पीछे देखा, ठीक है, एसिड हमारा ये रहा जो हमने यहां भी लिया था। अब यहां पर साथ में हमने बेस लिया तो NaCl प्लस H2 मिलेगा। ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसके बारे में जस्ट हमने पीछे पढ़ा, क्वेश्चन भी था, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया हमारा रिएक्शन। देन नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन होता है? ये हमारा है एसिड, ये मेटल ऑक्साइड, तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम सल्फेट साथ में वाटर, ठीक है। तो यहां पर मिलेगा मेटल ऑक्साइड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यहां पर सॉल्ट और फिर से वाटर आपको मिलने जा रहा है।
रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट के क्या रिएक्शन है? मोस्ट ऑफ द एसिड्स प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। तो इस कंडीशन के अंदर वाटर, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादातर देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, चलिए। इसका रिएक्शन का आपको देखिए दे रखा है, Na2CO3 plus HCl will give NaCl plus H2O plus कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो 12th क्वेश्चन लगभग लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद हम अगले चैप्टर में जाएंगे। यहाँ पे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन आगे वाले चैप्टर्स के अंदर लास्ट में काफी कम ही है, यानी कि जो लास्ट के चैप्टर्स हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यू हैव टू सोल्यूशन ए एंड बी। दो सोल्यूशन है आपके पास, ए और बी। पीएच ए सोल्यूशन का 6 है, पीएच बी सोल्यूशन का 8 है। Which solution has more hydrogen ions concentration? किस solution के अंदर हाइड्रोजन आयंस की concentration ज्यादा है? Which of this is acidic and which one is basic? कौन सा acidic है और कौन सा basic है? तो पहले इसका आंसर दे देते हैं। The pH of solution A is 6. The solution A has pH less than 7. तो pH जो है A का 6 है, जो कि 7 से कम है। इसका मतलब वो acidic है and the concentration of hydrogen ions in it is more than the other one. तो solution B has pH 6, the solution B has pH less than 8. It is basic. वो basic रहेगा. The concentration of hydrogen ions is 10 raised to power negative 8. It means it is less than 10 raised to power negative 7. Thus the concentration of hydrogen ions in solution A is more. तो यानी कि जो ज्यादा एसिडिक होगा उसके अंदर concentration of hydrogen ions will be more. Solution A is more acidic and solution B is basic. B solution basic है, solution A जो है वो acidic है. The acid which produces H plus ions is more quantity in water is called strong acid. जो ज्यादा H plus ions produce करता है water के अंदर उसको हम strong acid बोलते हैं. The acid which produces H plus ions in less quantity, जो कम मात्रा में H plus ions produce करता है उसको weak acid कहा जाता है. Example यहाँ पर दोनों के आप देख सकते हैं. अब जो बेस हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करती हैं ज्यादा क्वांटिटी में उसको स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। एग्जांपल ये रहे, जो कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं उसको वीक बेस कहा जाता है। एग्जांपल आपके सामने है। तो ये बच्चों हमारा पहला चैप्टर पूरा हुआ। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे चैप्टर की, जो है कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स। तो 4 मार्क के क्वेश्चंस आपको कौन कौन से आने वाले हैं। चैप्टर हमने पहला तो देख लिया, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की अपने नए वीडियो के अंदर। तो उसके लिए आप दूसरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और लाइक भी। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।